एक्सप्लेनेशन है जो कि हमने फॉर्मेट देखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, उन सब की एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक एक करके देने वाली हूँ. द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लाइक बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड्स. अब आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपने कैसे देखा, एक बैलेंस शीट की तरह था वो. क्यों? क्योंकि एक इसमें लायबिलिटी साइड थी और एक इसमें एसेट साइड थी आपकी. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करने वाले लायबिलिटी साइड की ओनली. ओके, तो हमारे पास लायबिलिटी साइड में हम क्या क्या नोट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करेंगे. ओके, द लायबिलिटीज ऑफ द इंसॉल्वेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 लिस्ट एज फॉलोज. अब जो आपकी लायबिलिटी साइड है, आपको ये चीज़ याद करने की जरूरत है कि उसमें 4 लिस्ट आपकी इंक्लूड होती है. ओके, लायबिलिटी साइड में आपकी कितनी लिस्ट इंक्लूड होगी? 4 लिस्ट. फर्स्ट लिस्ट होती है आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए. अब देखिए लिस्ट ए के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इन दिस लिस्ट आर इंक्लूडेड सच क्रेडिटर्स ऑफ द इंसॉल्वेंट हु हैव गॉट नो सिक्योरिटी फॉर द डेट्स. अब देखिए इसका मीनिंग क्या है. इस लिस्ट में हम वो क्रेडिटर्स इंक्लूड करते हैं इंसॉल्वेंट डेटर के जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं हो. जैसे कि उसने अगर डेट लिया है किसी से तो उसने कोई सिक्योरिटी गिरवी में रखी नहीं फॉर द डेट्स जो भी उसने लोन लिया है. एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ लिखे हैं जो कि आपको पता लगेगा उनको देखोगे कि ये सब क्या आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं. फर्स्ट आता है आपके पास ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, वाइफ लोन, लायबिलिटीज ऑन बिल डिस्काउंटेड और एंडोर्स्ड बाय द इंसॉल्वेंट डेटर, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज, वेजेस और रेंट इन एक्सेस ऑफ प्रेफरेंशियल लिमिट. ये सब चीज़ें आप किस में डालेंगे? लिस्ट ए में डालेंगे. ओके, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में. आई होप कि आपको समझ में आया हो. नेक्स्ट आता है आपके पास फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी. जो आपकी लिस्ट बी में आपके क्या लिखा हुआ है? फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में लिखा हुआ है. इन दिस लिस्ट आर इंक्लूडेड ऑल दोज क्रेडिटर्स हु कंटेन सिक्योरिटीज ऑफ द इंसॉल्वेंट डेटर द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ विच इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ द क्लेम्स. अब देखिए इस लिस्ट में कौन से क्रेडिटर्स हमारे इंक्लूड होते हैं? अगर हमने कोई डेट लिया है तो उसमें हमने कुछ सिक्योरिटीज गिरवी में रखी है इंसॉल्वेंट डेटर ने. उनकी रिलाइजेबल वैल्यू जो होगी उस सिक्योरिटी की, अब जो रिलाइजेबल वैल्यू है सिक्योरिटी की वो इक्वल भी हो सकती है जितना हमने डेट लिया है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है जितने मतलब उसका डेट है. अब एक तो इक्वल हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है. एनी सरप्लस ऑफ द सिक्योरिटीज इन द हैंड्स ऑफ फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आफ्टर मीटिंग द क्लेम्स इज ट्रांसफर्ड टू द एसेट साइड्स वेयर इट इज शोन आफ्टर लिस्ट जी. अब देखिए अब हमारे पास अगर उससे ज़्यादा हुई, डेट से ज़्यादा का अमाउंट, हमारे सिक्योरिटी ज़्यादा हुई, उसका अमाउंट ज़्यादा हुआ, सो क्या होगा? ये जो अमाउंट होगा आपका सरप्लस का अमाउंट होगा वो जो सिक्योरिटीज़ में से आया है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? एसेट साइड में. मैंने आपको बताया था ना कि एसेट साइड में एक जगह पे वो लिस्ट जी के बाद हम उसको ऐड करते हैं. मैंने आपको बताया था कि हम लिस्ट जी के बाद उसको ऐड करते हैं जो यहाँ पे हमारे सरप्लस आएगा फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में. ओके, नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी. अब चलिए देखते हैं कि पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं. दिस लिस्ट कंटेन्स सच क्रेडिटर्स हु हैव सिक्योरिटी ऑफ अ वैल्यू लेस देन द अमाउंट ऑफ द क्लेम्स. अब देखिए ये लिस्ट वो क्रेडिटर्स कंटेन करती है जिसकी सिक्योरिटी तो होती है बट उसकी जो लोन की वैल्यू है, उसकी डेट की जो अमाउंट है उससे कम होती है. लेस देन द अमाउंट ऑफ द क्लेम्स. क्लेम्स मीन्स उसका डेट जितना होगा उससे कम होगी. द अनसेटिस्फाइड अमाउंट ऑफ दीज क्रेडिटर्स इज रिटन इन द एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम हम उसके साइड पे बनाते हैं जो कि आउटसाइड कॉलम होता है. अब जो अनसेटिस्फाइड अमाउंट होता है, अनसेटिस्फाइड मीन्स जो कि अनसिक्योर्ड हो गया. ठीक है, अब वो अमाउंट हमारे क्रेडिटर्स का कहाँ चल जाता है? एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम में. यानी कि अब उसको इनर कॉलम में नहीं लिखेंगे, सरप्लस को हम इनर कॉलम में लिखते हैं और यहाँ पे जो उसका अमाउंट आएगा अनसिक्योर्ड वाला तो उसको हम एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम में नोट करेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी. As per list D, sorry. This list contains such creditors who are although unsecured but have the priority of payment over other unsecured creditors. अब देखिए ये लिस्ट क्या क्या कंटेन करती है? वो क्रेडिटर्स जो कि अनसिक्योर्ड तो होते हैं बट उनकी एक प्रियोरिटी होती है, प्रियोरिटी ऑफ पेमेंट होती है. दैट मीन्स हमें उनको पहले देना पड़ता है, उसको हमें प्रायोरिटी देनी होती है ओवर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. जो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं इनसे पहले हमें देना पड़ता है. द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज शोन इन द इनर कॉलम. और जो हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का जो अमाउंट होता है वो इनर कॉलम में ही शो करेंगे, हम उसको एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम में कभी शो नहीं करेंगे. ठीक है, जो हमारे प्रेफरेंशियल का कॉलम होगा, जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे हमारे, वो हम इनर कॉलम में शो करेंगे क्योंकि हमें उनको पे करना है, वो अनसिक्योर्ड नहीं रहेंगे. नेक्स्ट हमारे देखते हैं अब हमारी जो लिस्ट सी सॉरी. अब देखिए जो हमारी लिस्ट बहुत सारी हमने पढ़ी, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी हमने पढ़ ली है. अब देखिए हमने सारी लिस्ट पढ़ ली है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी एंड लिस्ट डी कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करते हैं. आई होप कि आपको अच्छी समझ में आई हो. अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अंडर इंसॉल्वेंसी एक्ट्स. द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैव बीन डिफाइंड अंडर 2 इंसॉल्वेंसी एक्ट. अब देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. अंडर सेक्शन 49 प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर एज फॉलोज. अब देखिए जो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होता है उसमें 2 एक्ट्स आते हैं हमारे पास. एक होता है प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और दूसरा होता है आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट. इन्हीं के थ्रू एक तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा रहता है एंड क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट्स में समझने ज़रूरी है.
all that's due to government or any local authority, example government loan, income tax, sales tax, land revenue, municipal taxes, etc. अब जितने भी डेट्स हमारे गवर्नमेंट पे ड्यू है, यानी कि जितने भी हमने डेट्स लिए हैं किससे, गवर्नमेंट से, जैसे कि आपका गवर्नमेंट लोन हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, लैंड रेवेन्यू, म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सेट्रा, ये सब हमें प्रेफरेंशियल मानने हैं. ओके ये तो हमें प्रेफरेंशियल ही मानने पड़ेंगे. दैट मीन्स ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के कॉलम में आएंगे. दैट मीन्स लिस्ट डी में. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सैलरी एंड वेजेस ड्यू टू एनी कलर नॉट एक्सीडिंग ₹300 एंड नॉट एक्सीडिंग ₹100 इन द केस ऑफ ईच सर्वेंट और लेबरर. अब देखिए सैलरी और वेजेस अगर हम दे रहे हैं किसी कलर की, इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट में, कौन से वाले, प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट वाले कॉन्सेप्ट में, अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, यानी कि अगर हम किसी कलर को सैलरी दे रहे हैं तो कम से कम ₹300 हमें देने ही पड़ेंगे. एंड नॉट एक्सीडिंग ₹100 इन द केस ऑफ ईच सर्वेंट और लेबर. और अगर हम सर्वेंट या फिर लेबर की बात करें तो हम उनको ₹100 से ज़्यादा नहीं देंगे. ओके नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे थर्ड लास्ट, रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ. अब देखिए अगर रेंट ड्यू है किसी इंसॉल्वेंट पर्सन का, किसी डेटर का, तो वो 1 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. सिर्फ 1 मंथ का हम इस पर रेंट दे सकते हैं. इट इज़ टू बी नोटेड दैट देयर इज नो लिमिट एज टू द अमाउंट ऑफ रेंट. अब ये भी नोट करने वाली बात है आपकी, कि ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है. चाहे हमारा रेंट कितना भी हो, अमाउंट जितना, मतलब रेंट का अमाउंट जितना भी हो, हम 1 महीने का रेंट देंगे ही देंगे इसमें. ओके